बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का MD-CAT टॉपिक नंबर 3 जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम डिटेल में 3 लेक्चर्स में या मोस्ट प्रोबेबली 4 लेक्चर्स में ये टॉपिक हम कवर अप करेंगे। आज का जो पहला लेक्चर है वो डिटेल में होगा अबाउट वर्क। इसमें वर्क का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में या पूरी बुक में जहाँ भी जिस तरीके से गिवन है उन सारे वर्क कैटेगरीज़ को हम उसको एनालाइज करेंगे, वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, वर्क के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। किस सीक्वेंस में आपको मैं ये लेक्चर पढ़ाऊँगा? बिल्कुल सबसे पहले बेसिक्स ऑफ वर्क, फिर नेचर्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और फिर ज़ीरो कंडीशंस ऑफ वर्क पे बात करेंगे। फिर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पे बात करेंगे। ठीक है, ये कंटेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाए हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट्स हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि वर्क ग्राफ से कैसे फाइंड किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स इसी में हम ऐड करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। तो इन शॉर्ट के इस एक लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाऊंगा। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल बुक में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप इस सारे लेक्चर को बिल्कुल बेसिक ऑफ वर्क रिवाइज करना चाहें तो आप जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल पे FSC की प्लेलिस्ट है उसमें से बेसिक्स ऑफ वर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इसको रखूँगा एंटी टेस्ट लेवल पर। तो वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो और कोई ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे तो वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट शो की है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है फोर्स जो कि बजाते खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसके 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। वो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे जिससे ये शो हो रहा है कि ये कंपोनेंट है F साइन थीटा और ये कंपोनेंट है F cos थीटा। नाउ इट्स ऑब्वियस कि F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट D दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो चूंकि यहाँ से वर्क क्लियरली शो हो रहा है कि वर्क है F cos थीटा इंटू D और यू कैन राइट FD cos थीटा। ठीक है, तो FD cos थीटा में हम कह सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क कैन बी FD साइन थीटा, वर्क कैन बी FD साइन थीटा, बट हियर यहाँ पर एक चीज़ गौर से समझनी है कि जो रेफरेंस ऑफ एंगल है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एंगल थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान शो किया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप यूज़ करेंगे FD cos थीटा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको एंगल एक रेफरेंस एंगल दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे गौर से देखें कि असूलन तो उसे यहाँ पर एंगल देना चाहिए, लेकिन अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑल्टरनेट एंगल दे देता है, ये थीटा। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए? आपको एंगल चाहिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ना तो ये मेथड नहीं होगा प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का। याद रखें, हमेशा एंगल को बंद किया जाता है प्रोजेक्शन के साथ। अब देखें, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया F साइन थीटा और ये क्या हो गया? F cos थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में हो रही है? cos थीटा तो ये अपवर्ड जा रहा है और साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो यहाँ पर आप W इज इक्वल टू FD साइन थीटा से वर्क फाइंड कर सकते हैं, यानी फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड वर्क W इज इक्वल टू FD साइन थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट का केस नहीं करेंगे, उसकी वजह कि इसका जो प्रोडक्ट है वर्क वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जस्ट आपको इसको फॉर अ मैग्नीट्यूड आप साइन थीटा यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ये एंगल थीटा गिवन है और ये आपको पता चलाना है तो फिर सिंपली 90 में से इस थीटा को माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, तो फिर यकीनन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। सो यू कैन फाइंड द वर्क बाय W इज इक्वल टू FD cos 60 डिग्री। अब अगली बात
चूंकि वर्क कॉज डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ज़रा कॉज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉज थीटा, कॉज 0 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं। कॉज 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1, कॉज 60 डिग्री, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल लेट से 60 डिग्री बन रहा है, तो कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी cos 60 वो एंगल है जिसपे जो वर्क है स्टूडेंट्स, इट कैन बी द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क। 0 डिग्री पे चूंकि cos की वैल्यू 1 है, तो इस एंगल पर आपके पास कौन सा वर्क आ सकता है, मैक्सिमम। 60 डिग्री पे चूंकि cos की वैल्यू 1/2 है, तो 60 डिग्री पे जो वर्क है इट कैन बी द हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। फिर cos 90 डिग्री, सारे केसेस को भी फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर 90 डिग्री एंगल इन्वॉल्व है तो cos 90 होता है 0। इस केस में जो वर्क होगा वो 0 होगा। 0 कंडीशंस को हम आगे डिटेल से भी देखेंगे। और इसी तरह cos 180 डिग्री स्टूडेंट्स, cos 180 होता है -1। इट्स इन अ केस के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हों, तो आपके पास cos 180 डिग्री स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा, माइनस के, एंड दिस वुड बी द नेगेटिव वर्क। ये होगी कॉज की कंडीशंस। अब कॉज कंडीशंस में देखें पॉजिटिव आंसर्स भी आ रहे हैं, कॉज कंडीशन में 0 आंसर भी आ रहा है, और कॉज कंडीशन में नेगेटिव आंसर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें डिस्कस करना चाहिए है नेचर ऑफ वर्क को, कि वर्क किस कंडीशन में पॉजिटिव और किस कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कहीं पर आपको लगे कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया है तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये एक पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर आपको कहीं लगे कि काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है तो इट वुड बी अ नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो एक तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब उसमें हम थोड़ा सा एंगल्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एंगल फॉर्मेशन बताता हूँ कि देखें ये 3 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इस रीजन में जहाँ वर्क 0 से लेकर लेट्स से 89.9 डिग्री तक, 0 to 89.99 कर लें, एग्जैक्ट 90 नहीं, ठीक है। इन जगहों पर जहां एफ डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0, 1, 2, 3 अप टू 89.9 डिग्री बन रहा होगा, वर्क क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा, क्योंकि कॉज की वैल्यू 1 से लेकर, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ तक वेरी करेगी। ऑलराइट, तो आपने याद रखना है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करें, बट इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वर्क ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो ये वर्क के एंगल की 0 कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू में इसी तरह एज इट इज पूछी जा सकती है, ठीक है। अक्सर एमसीक्यू में यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का भी साइन बना होता है, वो भी काबिल कबूल है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रिक्ट रूल बता रहा हूँ कि इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव वर्क की एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो पुशिंग कंडीशन, इवन पुलिंग कंडीशन में आप किसी दरवाजे को खींचते हैं, ठीक है, तो उसको खींचना और वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो इट वुड बी अ पॉजिटिव वर्क। आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट अप करते हैं तो फोर्स भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, एंगल 0 डिग्री, पॉजिटिव वर्क। कार स्पीड अप हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। लॉन रोलर है, घास काटने वाली मशीन है, पुश कंडीशन में आ जाता है, पॉजिटिव वर्क है। आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, या यूं समझ लें कि उस स्प्रिंग में वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वर्क होगा, अच्छा, स्ट्रेचिंग में भी और इवन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग में भी जो वर्क है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दोनों सूरतों में उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस,
अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस पॉजिटिव वर्क कैसे, देखें जब दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ना यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना। और मैंने बताया कि अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता तो वर्क विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव वर्क पर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अच्छा इन एग्जांपल्स को मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी बहुत अच्छे से मजीद डिस्क्राइब करूंगा, यहाँ पे सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो। तो देखें अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को नीचे की तरफ प्लेस कर रहा हूँ तो इसको उठाए रखने की फोर्स अपवर्ड है जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। तो उठाए रखने की फोर्स अपवर्ड है मगर रखने की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब जो एंगल है अगर स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 90 है यानी इस रीजन में आ जाए आप, ठीक है, ये नेगेटिव वर्क का रीजन है, ये पॉजिटिव वर्क का रीजन है और ये जीरो वर्क का रीजन है। जीरो वर्क पे अभी हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो देखें 180 डिग्री लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, अपवर्ड, लेकिन उस पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस बनाएं तो फिर एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। कार स्लो डाउन हो रही है, के ई डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन है, एयर ड्रैग है, इनकी वजह से होने वाले वर्क्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपकी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन का आंसर नेगेटिव है, वर्क डन बाय ग्रेविटी का आंसर पॉजिटिव है। सेकंड न्यूमेरिकल को एक नज़र देख लेना आपने। रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, दो सेम चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव वर्क। और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यही चीज़ आप यहाँ पर भी ऐड कर लें अगर कि आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे तो इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क। और यही चार्ज अगर ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये केस आ जाएगा रिपल्शन बिटवीन चार्जेस। अच्छा है ये भी रिपल्शन, लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि ये अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसका मतलब इस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में ये चीज़ आप एक नज़र देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ वर्क, कॉस थीटा के एंगल्स की वैल्यूज़ याद रखनी है, इसी तरह नेचर ऑफ वर्क्स की एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं कि किन किन कंडीशंस में ज़ीरो वर्क होता है और साथ ही हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसमें हम अब डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस ध्यान में रखनी है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक एंड इलास्टिक। आसान लफ्ज़ों में बात ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो आपके किए हुए काम को स्टोर कर ले, महफूज कर ले। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में अपलिफ्ट करूँगा तो इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कंजर्वेटिव फील्ड में स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे तो इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो वो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, और वो क्या होगा, वो उसकी एनर्जी को डाउन करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ग्रेविटी की मदद से समझाता हूँ कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पर पड़ा। अब आप कंजर्वेटिव फील्ड का जब टॉपिक पढ़ते हैं एफएससी में तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप चाहे पॉइंट ए से बी तक जाएं या इस पॉइंट ए से बी तक जाएं या इस कर्व पाथ में ए से बी तक जाएं, वर्क इस रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। वर्क डिपेंडेंट है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान मौजूद स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पर, यानी h पर। तो जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क होगा स्टूडेंट्स, यूज द इक्वेशन एफ डी और यू कैन यूज एम जी डी
और यू कैन यूज mgh, चूंकि वर्क डन विल अपीयर एज एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर तो आप ग्राउंड से किसी हाइट तक गए हैं तो h1 होगा 0 और h2 को आप सपोज कर लें h, यानी अगर आप दरमियान में किसी पॉइंट से किसी हायर पॉइंट तक गए हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं h1 माइनस h2, यानी ग्राउंड से ये हाइट h1 और ग्राउंड से ये हाइट h2। हाइट्स जब भी लेनी है ग्राउंड से लेनी है, ये जुमला लिख लें, या अभी आगे भी एक टॉपिक में काम आएगा। हाइट्स जब भी मैयर करनी है कहाँ से करनी है? ग्राउंड से मैयर करनी है। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आपने वर्क फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू mgh1 माइनस h2। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में जैसे दिया है सेकंड न्यूमेरिकल में कि एक ड्रॉपलेट है वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो कितना वर्क हो रहा है? ड्रॉपलेट का वेट है mg, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो रहा है या यूँ कह लें जिस डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, तो mgh दैट विल बी द वर्क डन। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये अब क्लियर कट हो गया स्टूडेंट्स के जब भी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क फाइंड करना है ना, सिंपली यूज द इक्वेशन mgh, और h क्या है? स्ट्रेट वर्टिकल हाइट। नंबर 2, अब मैंने फ़र्ज़ करें इस ऑब्जेक्ट पे काम किया है, वर्क किया और इसको इस हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया, तो आई हैव इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूं तो व्हाट विल हैपन? ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड विल पुल इट डाउन। तो याद रखें, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज अपीयर टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी आप वर्क करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव वर्क बाय यू बट अ नेगेटिव वर्क बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर फोर्स का थोड़ा रेफरेंस अंडरस्टैंड कर लें। फोर्स हमेशा बाय रेफरेंस होती। एक मिसाल देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इस पर एक फोर्स लग रही है F इस डायरेक्शन में, लेट्स से 20 न्यूटन लग रही है, 5 मीटर ये डिस्प्लेस होता है और इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो यू विल कैलकुलेट W इज इक्वल टू FD 20 × 5। बट हो क्या कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूँ दे दूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय इट्स वेट, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द वेट वुड बी 0। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैं इस पर लगाता हूँ फोर्स और इसे अपवर्ड डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं इस फोर्स को रेफरेंस बनाता हूँ, तो FD का प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो व्हाट आई हैव डन अ पॉजिटिव वर्क। देन मैंने इसे लिफ्ट अप किया हुआ और मैं इसे लेके चल पड़ा हूँ, तो अब उठाए हुए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तो 90 डिग्री एंगल की वजह से मैंने कितना काम किया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीज़ उठा के चल रहे हैं, फोर्स आपने अपवर्ड लगाई हुई है, डिस्प्लेस आप परपेंडिकुलरली हो रहे हैं, तो इस केस में आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए है कि आप किसी चीज़ को जब लिफ्ट अप या उसको डाउनवर्ड रखते हैं, सिर्फ उस केस में वर्क होता है, अदरवाइज उसको उठाए रख के चलने में कोई वर्क नहीं हो रहा। और थर्ड केस कि आपने उसे उठाए रखे हैं लेकिन आप उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेस करके वापस रख रहे हैं। अपने कॉलेज बैग की एग्जांपल ले लें, आप कॉलेज बैग को उठाया, वैसे तो काफ़ी अर्से से नहीं उठाया, लेकिन जब उठाएंगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको लेकर मूव करेंगे और क्लासरूम में जाके वापस रख देंगे। अब जब उसको वापस प्लेस करेंगे तो F और D के दरमियान एंगल 180 बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो गया। अब देखें, आपने ये टोटल वर्क क्या किया? 0। उसकी वजह कि आपने ग्रेविटेशन फील्ड में एक क्लोज पाथ में काम कर दिया, ठीक है। या आप यूं कह लें कि आप, ये कंडीशन तो वैसे ही 0 वर्क की थी, ठीक है, तो 0 वर्क हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ये नेगेटिव वर्क हो गया। तो कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी मिसाल ये है स्टूडेंट्स कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड में किसी क्लोज पाथ में काम किया जाए, लेट्स से ये एग्जांपल अगर आपको मुश्किल लगी है तो आपकी बुक वाली एग्जांपल ही हम यूज़ कर लेते हैं कि उसमें 4 रास्ते हैं। याद करें कि A से B तक वर्क 0 है, B से C तक वर्क -mgh होता है। लेट्स से हम C से D तक जाते हैं तो वर्क फिर 0 होगा।
और डी से ए तक वापस आते हैं तो वर्क पॉजिटिव mgh होगा। अब सारे वर्क को ऐड करें तो नेट वर्क का आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स भी होती है जिसमें क्लोज पाथ में किया हुआ वर्क क्या कंसिडर होता है? 0 कंसिडर होता है। तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसमें ग्रेविटेशनल केसेस में एक ब्रिक वाला केस आता है। वो ब्रिक केस क्या है कि चंद ईंटें हैं, जैसे आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है, तो उनको एक दूसरे के ऊपर रखने में कितना वर्क करना पड़ता है। एक सिंपल सी मिसाल से देता हूँ। लेट्स से हमारे पास 4 ब्रिक्स हैं, ठीक है। आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि ब्रिक्स जितनी मर्जी हो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर ब्रिक का मास गिवन है, फिर ग्रेविटी आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए 9.8, ठीक है, और आपको हर ब्रिक की लंबाई या हाइट जो है वो गिवन होगी कि एक ब्रिक जो है उसकी हाइट कितनी। इन 4 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है तो कितना काम करना पड़ेगा? लेट्स से इट बी द ग्राउंड। पहली ब्रिक तो आपने कुछ नहीं उठाई ना, पहली ब्रिक तो पड़ी हुई है, तो फर्स्ट ब्रिक के लिए आपने कितना वर्क किया? 0 mgh। तो यहाँ पर W1 0 mgh होता है। अब जो ब्रिक आपने इसके ऊपर रखनी है स्टूडेंट्स, वो आपका W2 है। वो आपने क्या किया? mg और इसको कितनी हाइट तक रखा है? 1h। एक ब्रिक की हाइट 1h है। अब अगली ईंट आपको इन दोनों के ऊपर रखनी है, तो W3 mg इंटू 2h, ये 2h हाइट हो जाएगी। यहाँ पे आपने उठा के ब्रिक रखी, और थर्ड रखने के बाद अब जब फोर्थ ब्रिक आप रखेंगे तो W4 mg कितनी हाइट तक? 3h तक, ठीक है ना। ब्रिक के नीचे कितनी ब्रिक्स हैं? 3, तो कितनी हाइट होगी? 3h। अब 4 ईंटें पूरी हो गई। अब टोटल वर्क कितना हुआ? W1 2 3 4। अब देखें इसमें से mgh आता है कॉमन, अंदर नंबर्स बच रहे हैं 0 +1 +2 +3। तो टोटल वर्क वुड बी 3 + 2 5 + 1 6 mgh। अब पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम, या तो आपके इतनी दफ़ा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो कि आपके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रांग हो कि आपको पता हो 4 से 6 जनरेट होना है, 5 से क्या जनरेट होना है, 6 से क्या जनरेट होना है। तो इसका एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट है। आपको जितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स दी हुई हो कंसिडर इट n, और पूछा जाए इनको स्टैकिंग अप में एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करके रखना है, कितना काम होगा? ये शॉर्टकट नोट करें। W टोटल विल बी इक्वल टू n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू mgh। अब इसका यूज़ बताता हूँ। देखें n क्या था? 4 इंटू 4 - 1 3। यहाँ पे कर लेते हैं कि 4 इंटू 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2 mgh, ठीक है। 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 mgh। यही फार्मूला आप अपनी बुक के थर्ड न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देख लें। उसमें कितनी है? 10 ब्रिक्स, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 mgh, और अपना न्यूमेरिकल खोल के देखें, उसमें देखें 45 mgh का डिजिट आ रहा होगा। तो ये शॉर्टकट आप ब्रिक्स वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रेविटी कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें वर्क स्ट्रेट लाइन हाइट पे डिपेंड करता है, कोई कॉमन केरियों पे या जिगजैग्स पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना है। फिर ब्रिक्स के लिए स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट हो तो W टोटल विल बी इक्वल टू n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू mgh। ये शॉर्टकट अपने FSC की बुक्स पर भी लिख लें, ठीक है। और क्लोज पाथ में किया हुआ वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 केसेस में भी आपको करवाऊंगा तो उसमें इसको हम इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क का फॉर्मूला नोट कर लें, W इज इक्वल टू Q del V। और अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल, del V का मतलब है कि अगर एक पोटेंशियल लेट से 100 वोल्ट है और दूसरा 0 वोल्ट है, तो तब तो आप सिंपल 100 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये VA - VB आप इस केस में कि एक वोल्टेज 200 वोल्ट है और एक वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या कर दें? माइनस कर दें। ये आपके पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलास्टिक फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी 1/2 F del L, ये आपके चैप्टर नंबर 17 में लिखा हुआ है। तो दोनों फार्मूलाज बता रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स के केस में स्टूडेंट्स जो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू 1/2 K x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। गौर से सुनिए बात, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से पुल किया है तो ये x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इस केस में इक्वेशन इतनी भी यूज़ की जा सकती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मीन से डिस्प्लेस किया जाए तो यू कैन सिंपली यूज़ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर किसी पॉइंट x1 से x2 तक डिस्प्लेस किया है तो फिर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पर कोई बच्चा ये बोंगी ना मारे कि वो x2 माइनस x1 करके स्क्वायर कर ले, 100% रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। वजह अब गौर से देखें, फर्ज करें 4 माइनस 3 है। अब 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर देखें 16 माइनस 9, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 7। कितना फ़र्क आ रहा। तो याद रखें जब किसी एक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर होना और उसका डिफरेंस लेना हो तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। फिर इसी तरह अगर दो स्प्रिंग्स के वर्क को कंपेयर करना हो, मिसाल के तौर पे दो अलग अलग स्प्रिंग्स है ना, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब फर्ज करें कि आपने ये चेक करना है कि दोनों को सेम एक्सटेंशन तक खींचने में, अब सेम एक्सटेंशन का वर्ड यूज़ होना तो आपको x1 और x2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आपने इनको कंपेयर करना ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। ये स्प्रिंग 1 के वर्क की इक्वेशन है, ये स्प्रिंग 2 के वर्क की इक्वेशन है। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो W2 बाई W1 इज इक्वल टू K2 बाई K1। इन शॉर्ट जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसी पे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर K2 K1 से 3 गुना ज़्यादा है तो इट्स ऑब्वियस कि W2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ W1। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस। एट द एंड बहुत से क्वेश्चंस भी जो हैं स्टूडेंट्स वो मैं इस टॉपिक के साथ ऐड करूँगा, तो उनको आपने साथ साथ, वैसे तो उसके सॉल्यूशंस भी साथ गिवन होंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसको खुद से सॉल्व करें और देखें कि आप उसमें कितना जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर सकें। अब चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड हमने पढ़ ली है, अब हम ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स ज़ीरो वर्क के केसेस को। स्टूडेंट्स अब वर्क में चंद ज़ीरो केस कंडीशंस को आपने याद रखना है। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक UHS में आया हुआ एक क्वेश्चन भी जो है वो याद करवाता हूँ और उसका फ़र्क भी बताता हूँ। तो ज़ीरो केसेस में पहले तो बहुत सिंपल कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लग रही तो वर्क ज़ीरो। फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जैसे आप अकेले खड़े होकर किसी दीवार को धक्का लगाने शुरू हो जाएं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो आपका वर्क डन ज़ीरो होगा। कॉज 90 डिग्री, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बकेट ऑफ वाटर को अपलिफ्ट किया हुआ है और आप लेकर चल रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वर्क डन विल बी ज़ीरो, ये कंडीशन होगी। फिर कुछ मशहूर चीज़ें कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसकी वजह कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये हमेशा सेंटर पॉइंटिंग होती है, और ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, उसका हमेशा एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री बन रहा होता है। तो कॉन्टिन्यूस 90 डिग्री एंगल की वजह से याद रखना है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ज़ीरो। अब बहुत सी फोर्सेस हैं जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही, मिसाल के तौर पे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं सिंपल चीज़ों के हिंट देता हूँ, उनको देखते जाएं कि मैग्नेटिक फोर्स में आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। सर्कल केस आ गया, सर्कल केस आ गया तो कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होगी, सेंट्रीपिटल। तो कोई वर्क नहीं होगा चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। अब ज़मीन को घुमाए रखने में सूरज की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि ग्रेविटी यानी G m1 m2 over r square is acting like a centripetal force mv square over r. तो no work is done by the sun in keeping the earth's orbit। ये ज़मीन को घुमाए रखने में सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड कोई वर्क नहीं कर रही। हाँ, इस एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी ये ज़रूर एक्वायर करता है वो, लेकिन एक डिफरेंट बहस है। फिर इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल में आप सेम यही चीज़ पढ़ते हैं कि एक प्रोटॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी रेवोल्यूशन को हम K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर को ट्रीट करते हैं एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नो वर्क इज डन इन दिस केस बाय विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर सिक्स्थ केस कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फील्ड है, जैसे मैंने बताया ग्रेविटी कंजर्वेटिव है तो इसमें क्लोज पाथ में काम करेंगे तो वर्क ज़ीरो होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज पाथ क्या होगा? स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि आप चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर डिस्प्लेस करके वापस इसी पॉइंट तक ले आएंगे, तो वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, वो जिस पोटेंशियल पर था उसी पोटेंशियल पर है, तो अब डेल वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। सेम ही केस स्प्रिंग के केस में कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, डिस्प्लेस करके वापस फिर उसी पोजीशन पर छोड़ आएंगे, तो डेल्टा एक्स स्केयर ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इन सब केसेस में वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब हम आते हैं कि वर्क जो है वो ग्राफ की मदद से भी फाइंड किया जा सकता है, और ग्राफ से रिलेटेड एक बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन एमकैट में आया भी था। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हम किन किन ग्राफ्स की मदद से वर्क फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ मशहूर ग्राफ्स क्या हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, ठीक है। लेकिन याद रखें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, या यूँ कह लेंगे एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से आप वर्क फाइंड कर सकते हैं। पावर टाइम, उसकी वजह, पावर की इक्वेशन क्या होती है? वर्क ओवर टाइम। तो वर्क कैन बी फाउंड बाय पावर इनटू टाइम। तो एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ से भी आप वर्क फाइंड कर सकते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, चैप्टर नंबर 17, 1/2 एफ डेल एल, वर्क डन हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है स्टूडेंट्स, उसकी मदद से भी जो वर्क डन है वो फाइंड किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आया था एमकैट में कि ये एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और यूं एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये लेट्स से 0.5 गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट 1 गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट 6 गिवन है, ठीक है। अब इसको कह लेंगे 0.1 है। पूछा गया था व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। अब हमें सिखाया तो ये जाता है कि वर्क इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आपने बेसिक पढ़ा भी है, बट यहाँ पर एक बड़े मजे की चीज है कि ये पाथ क्लोज पाथ है। क्लोज्ड पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये ग्राफ पे चाहे पॉइंट्स दिए ही क्यों नहीं हुए, स्टूडेंट्स वर्क डन विद 100% विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब गौर से बात सुननी है कि ये कौन सा ग्राफ है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। लेकिन एक बड़े काम की बात ये, अगर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है और आपको इसी तरह एक क्लोज पाथ दिया है, तो रिमेंबर वर्क डन विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कंडीशन मैकेनिकल वर्क की है, ग्रेविटेशनली किसी कंजर्वेटिव फील्ड की है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक क्लोज शेप डायग्राम दी हो, तो याद रखें क्लोज शेप डायग्राम में इस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन अगर वर्क के लिए आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया जाए तो फिर क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो नहीं होगा। अब ज़रा दिमाग में क्वेश्चन आए, इसमें क्यों नहीं होगा? तो याद रखें आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क इन अ क्लोज पाथ या इन अ साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, जो वर्क है वो ज़ीरो नहीं होता। हमें थर्मोडायनामिकली एक एक साइकिल में वर्क मिलता है। तो इन दोनों ग्राफ्स को अपने पास बनाना है, ज़हन में रखते हुए कि एफ डी ग्राफ क्लोज शेप होगा तो वर्क ज़ीरो होगा, पी वी ग्राफ क्लोज शेप होगा तो वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। क्या चीज़ ज़ीरो होगी? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। अब चूंकि ज़्यादा मेन फोकस एफ डी ग्राफ्स का है, तो एफ डी ग्राफ्स पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट्स, वो आपने एंड पे जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है। साथ में आपको इन टॉपिक्स की कुछ वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, वो भी आपने करना। अब एफ डी ग्राफ, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अपर साइड ऑफ द ग्राफ विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव वर्क, लोअर साइड ऑफ द ग्राफ विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव वर्क। अब मिसाल के तौर पे ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, एफ डी ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से 10 न्यूटन तक फोर्स वेरी कर रही है, इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 to 10 न्यूटन वेरी कर रही है, और 1 2 3 4 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट्स। अब कितने रीजन्स बन रहे हैं? 1 2 3 4, यानी W टोटल will be equal to W1 plus W2
प्लस W3 प्लस W4। अब टोटल वर्क पे आ जाए। फर्स्ट बॉक्स का जो ग्राफ है, पहली बात वो चूंकि अबव द रेफरेंस लाइन है तो ये वर्क पॉजिटिव है। अब फोर्स कितनी है 5, डिस्टेंस कितना है 1 से 2 तक 1 मीटर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 जाउल इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 2, ये एरिया, फोर्स कितनी है 10, कितने डिस्टेंस लग रही है 2 से 3, फिर 1 मीटर है, तो FD यानी 10 इंटू 1 10 जाउल्स हो जाएगा। अब जो एरिया आप फाइंड करेंगे 10 न्यूटन फोर्स है और 1 मीटर तक लगी है, तो आपके पास 10 जाउल ही वर्क होगा। बट चूंकि ये बिलो द ग्राफ है तो ये बिलो द ग्राफ अंडरस्टैंडिंग क्या दे रहा है कि ये एक नेगेटिव वर्क है। अगेन जो लास्ट एरिया है, ठीक है, वो आपने देखा कि पॉजिटिव 5 न्यूटन फोर्स है 1 मीटर तक, तो 5 जाउल इसका हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 यानी ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो रहे हैं और आपके पास सिर्फ 1 और 2, ये 2 केसेस हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं या 2 एरियाज हैं जिनकी वजह से वर्क कैलकुलेट होगा, तो 10 जाउल विल बी द टोटल वर्क। ये तो इन केस अगर आपके पास परफेक्ट बॉक्सेस रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट्स कोई लाइन, ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की इस शेप में बनी हो, तो फिर सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने 1/2 FD जो है वो परफॉर्म कर देना है। यहाँ पे इस केस में जब भी जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी है तो 1 डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो 1/2, ठीक है। फिर इसी तरह ग्राफ अगर आपके पास कुछ यूँ वेरी करता है कि ये एक पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है, ठीक है, तो एक ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रेपीजियम जैसी शेप बन रही, इसका वर्क होगा FD, ठीक है, और इसका जो वर्क होगा वो होगा W = 1/2 F1 + F2 × D। ये पॉइंट आप F1 कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट आप F2 कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ रिलेटेड पोर्शन। इसके क्वेश्चंस होंगे एंड पर, वो आपने गौर से देखने और सॉल्व करने हैं। अब हम एक नज़र देखते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। स्टूडेंट्स अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बुक में तो आपके एक ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दिया है रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, बट जहाँ कहीं भी काम हो स्टूडेंट्स और सिस्टम की एनर्जी में चेंज आए, वो चेंज चाहे पोटेंशियल एनर्जी का हो, वो चेंज चाहे काइनेटिक एनर्जी का हो, द वर्क इज सेड टू बी डन। देयर कुड बी अ पॉजिटिव चेंज इन KE, देयर कुड बी अ नेगेटिव चेंज इन KE, बट दोनों सूरतों में वर्क लाजमो मलजूम है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर मैकेनिकल सिस्टम पे अप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी जो पूरी इक्वेशन जो डिराइव होती है वो डेरिवेशन आपने बुक से एक नज़र देख लेनी है, हम डायरेक्ट रिजल्ट्स पे बात करेंगे। FD यानी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब अगर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी FD = 12 mv²। अगर बॉडी मूव करती है, स्टॉप होती है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और नेगेटिव साइन आएगा, तो इट वुड बी अ नेगेटिव वर्क, यानी इन स्टॉपिंग द मूविंग कार जो वर्क डन क्या होगा वो नेगेटिव होगा। उसकी वजह कि देयर इज अ डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वो आपने परफॉर्म करना है, जिसमें जो आपके पास स्टॉपिंग फोर्स है वो फाइंड करने का कहा गया है। तो उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस भी गिवन है 60 मीटर्स, कार का मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो ये अप्लाई करके आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करना है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मिसाल के तौर पे कहता है गाड़ी A एक्सेलरेशन से V1 या V2 स्पीड पर V स्पीड पे मूव कर रही, ठीक है। अब वो स्टॉप होती है एट अ डिस्टेंस D1, ठीक है, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक। एक गाड़ी V2 स्पीड से मूव कर रही है, वो कितने डिस्टेंस पे आके रुकेगी अगर हम सेम मैग्नीट्यूड में ब्रेक अप्लाई करें। और आसान कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी की स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स से मैं कहता हूँ कि उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस D1 है 50 मीटर्स व्हेन वी अप्लाइड ब्रेक्स A।
अगर वही गाड़ी 60 मीटर्स पर सेकंड पर ट्रैवल कर रही है और मैं सेम मैग्नीट्यूड की ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? अब करने को तो ये पूरा मैकेनिकली सॉल्व किया जा सकता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो यानी फोर्स इन्वॉल्व है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आएगा एफ डी 1/2m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब पहले एक शॉर्टकट बनाते हैं, उस शॉर्टकट को अप्लाई कर लेना। F इज इक्वल टू एम ए इसलिए क्योंकि ब्रेक्स का जिक्र है तो a इन्वॉल्व करेंगे, जिससे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें d डिस्टेंस फाइंड करना है तो a दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्टेंस इक्वेशन बन रही है v स्क्वायर ओवर 2a। अगर दो डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है तो d2 बाई d1 विल बी इक्वल टू v2 बाई v1 स्क्वायर इन केस के एक्सेलरेशन इज द सेम। अब यहाँ से आप स्टूडेंट्स क्या रिलेशन बना सकते हैं, ये तो आपके पास डाटा हो गया, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। यू कैन फाइंड d2 इक्वल्स टू v2 बाई v1, ऊपर स्केयर लाजमी लिखना, ठीक है। और ये बात याद रहे कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। डिवीजन केस में आप दोनों के ऊपर एक स्केयर लिख सकते हैं इंटू d1। अब देखें v2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू d1 कितना 50, ठीक है। ये सारा डाटा मैंने पुट कर दिया, तो d2 का आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू 50 100 मीटर। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि स्पीड किसी खास मैग्नीट्यूड में बढ़ी है, स्पीड डबल हो गई है, तो आप इसका शॉर्टकट यूं भी लिख सकते d2 इज इक्वल टू n स्क्वायर d1। स्पीड पहले से डबल होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी इसके ऊपर हमने स्केयर भी अप्लाई करना था, तो 2 का स्केयर 4 और 50 200 इसका आंसर आएगा। तो ये देखें कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो ये आपने स्टूडेंट्स शॉर्टकट यूज़ करना है टू फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंसेस। एक ये केस हो गया, ये शॉर्टकट अपने पास लिख लें। एक अक्सर क्वेश्चन यूँ पूछा जाता है कि एक गाड़ी को 0 से 10 मीटर्स पर सेकंड तक ले जाने में एक वर्क हुआ है W1। उसी गाड़ी को जब हम 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर्स पर सेकंड तक लेकर जाएंगे तो व्हाट विल बी W2। अच्छा, अब करना ये है, जब आपको ऐसा केस दिया हो तो इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट है। वर्क W2 बाय W1, दो वर्क्स कंपेयर करने। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की देखें इक्वेशन लिखी हुई है। W2 के लिए यहाँ पर 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, W1 के लिए भी 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब 1/2m से 1/2m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनको नहीं कैंसिल करना क्योंकि ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं। ये 10 to 20 वाला केस है, ये नीचे 0 to 10 वाला। अब देखें मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। W2 बाय W1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय दिस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। कि कितना काम करना पड़ा ऑब्जेक्ट को 10 से 20 तक ले जाने में, और कितना काम करना पड़ा ऑब्जेक्ट को 0 से 10 तक ले जाने में। अब देखें 400 माइनस 100 300, 100 माइनस 0 100, तो क्या आंसर आया 3। अब ये रेशो देखें W2 बाय W1 इज इक्वल टू 3, विच मीन्स दैट W2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ W1। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी को 0 से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक ले जाने में जितना वर्क हुआ उससे 3 गुना ज़्यादा वर्क हुआ है गाड़ी को 10 मीटर्स पर सेकंड से 20 मीटर्स पर सेकंड तक ले जाने में। ऑलराइट, तो ये केसेस कब हो गए, जब आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक मैकेनिकल सिस्टम में डिस्क्राइब हो रहा हो। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स पे आ जाए। इन शॉर्ट आपके पास दो वर्क्स हैं, W2 1/2 K2 x स्क्वायर, W1 1/2 K1 x स्क्वायर। अच्छा, ये दो केसेस अगर आपके पास एक्सटेंशन सेम हो तो याद रखें W2 बाय W1 विल बी इक्वल टू K2 बाय K1। ऑलराइट, लेकिन इन केस अगर आपके पास एक्सटेंशन सेम ना हो, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो, तो फिर आपके पास फॉर्मूला यूं ड्राइव हो जाएगा W2 बाय W1
विल बी इक्वल टू 1/2k x2 स्क्वायर 1/2k x1 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे। W2 by W1 विल बी इक्वल टू x2 by x1 स्क्वायर, और इसका शॉर्टकट आप यूं भी बना सकते हैं W2 इज इक्वल टू n स्क्वायर W1। मिसाल के तौर पे कि एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन x1 है 2 सेंटीमीटर और उसका ऊपर वर्क हुआ है W1। अगर हमें उसकी एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर करनी है तो हमें कितना मजीद वर्क करना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे, गौर से देखें शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। W2 इज इक्वल टू x2 बाय x1 स्क्वायर इंटू W1, x2 बाय x1 स्क्वायर इंटू W1। तो देखें W2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। W2 इज इक्वल टू, अब x2 क्या है 10, x1 क्या है 2, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू W1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 टाइम्स, तो आपको 25 टाइम्स ग्रेटर वर्क करना पड़ेगा इन केस कि अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे 2 सेंटीमीटर से कहाँ तक, 10 सेंटीमीटर्स तक। तो आप इसको प्रैक्टिस करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कर दूँ तो अब आप ये भी ना अप्लाई करें, आपको पता ही कितने टाइम्स बढ़ गया, 6 टाइम्स, तो W2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर W1। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 14 सेंटीमीटर्स तो फिर W2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर W1। स्टूडेंट्स, अब हम वर्क से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट टिप्स जो हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रिक है कि अगर वर्क डन में आपको साथ टाइम और एक्सेलरेशन या फोर्सेस गिवन हो, यानी इन केस अगर वर्क के दौरान टाइम का केस भी इन्वॉल्व हो जाए तो आप फोर्स को या वर्क को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एज यू नो W इज इक्वल टू FD और FS, S भी डिस्टेंस को शो करता है। अगर एक्सेलरेशन का तस्करा है इसमें तो आप F इज इक्वल टू MA, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस होता है S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, ये इन केस के ऑफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो MA 1/2 AT स्क्वायर, यहाँ से वर्क जो है 1/2 MA स्क्वायर इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स गिवन है और ये पूछा जाए कि जी किसी 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना वर्क हुआ है किसी फोर्स की वजह से एक मास पर, तो देखें W इज इक्वल टू FS, S की जगह 1/2 AT स्क्वायर। फिर आपने अगले स्टेप में सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए A को लिखना है F/m। अब F और F मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 1/2 F स्क्वायर ओवर m इंटू T स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से एक चीज साबित होती है कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होती रहे किसी बॉडी पर वर्क करने के लिए तो जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी अगर टाइम डबल हो जाएगा, पहले से 2 गुना टाइम गुजरेगा, तो वर्क 4 गुना जो है वो परफॉर्म हो चुका होगा। तो एक तो ये 2 फॉर्मूलाज अपने पास नोट कर लेने हैं इन केस अगर टाइम, फोर्स या मास इन्वॉल्व है या एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। डॉट प्रोडक्ट का केस, चूंकि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिए हो IJK में, जैसे फोर्स 2I + 3J - K, डिस्प्लेसमेंट 4I - J लिखा है, तो याद रखें कि स्टूडेंट्स ये जो एक कंपोनेंट अगर मिसिंग है ना तो आप इसे यूं लिखेंगे 4I - J, और जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको 0 लिख देना आपने। अब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो F.D। डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, I कंपोनेंट को I से, J को J से और K को K से। तो 2 × 4 8, 3 × -1 -3 और 1 × 0 0, तो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ब्रिक्स केस बताया, टोटल वर्क n × n-1/2 mgh से आप ब्रिक्स केस में यूज कर सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस की इक्वेशन मैंने बताई कि S2 जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो दोनों स्पीड्स को कंपेयर करें, उसका स्केयर लें और S1 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। स्प्रिंग्स केस में अगर एक्सटेंशन सेम है तो ये फार्मूला, अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स सेम है तो फिर ये वाला फार्मूला जो है आप उसको शॉर्टकट के तौर पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इनक्लाइंड प्लेन पर अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट डिस्प्लेस हो तो कितना वर्क होगा। लेट ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। अब याद रखें वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिरकता हुआ s डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट तक आता है तो कितना वर्क होगा। डेफिनेशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये अंडर द एक्शन ऑफ वेट आ रहा है तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर हम वेट के कंपोनेंट्स बनाएंगे।
स्टूडेंट कंपोनेंट्स के लिए आपने इस वेट से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करनी, जिसका वेट लाइन के साथ एंगल क्या बनेगा, थीटा। फिर मैं बता चुका हूं कि थीटा को आपने क्लोज करना है एक कंपोनेंट ड्रॉ करके। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं वो ऑब्वियसली हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एम जी साइन थीटा, और ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। अब बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का या वेट का कौन सा कंपोनेंट है, साइन या कॉस? इट्स ऑब्वियस, साइन कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे होगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर अप की है। तो ये थीटा आपको गिवन होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा। आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे कॉज नहीं क्या यूज होगा, साइन थीटा यूज होगा। स्टूडेंट्स, अब आपको एक ग्राफ गिवन हो जिसमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हों या ट्रेपीजियम्स इन्वॉल्व हों, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है गौर से देखें। अगर तो पूरे एरिया ऑफ द ग्राफ का आपको कहा गया है तो शेप्स को शेप्स की तरह डील करना है। 3 डिफरेंट इंटरवल्स बन रहे हैं, तो आपने 3 वर्क W1, W2, W3। ट्राइंगल है तो यहाँ पे वर्क होगा 1/2 FD। रेक्टेंगल है तो वर्क होगा FD। अब F क्या कि मैक्सिमम किस फोर्स तक ये इन्वॉल्व है, और यहाँ पर इंटरवल्स को काउंट कर लेना। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 5 और 10, फिर इसी तरह 15, 20, ठीक है, 25, 30, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 40, इस तरह 40 मीटर तक इंटरवल हो। तो स्टूडेंट्स पहला वर्क क्या होगा, 1/2 F कितना है, लेट से ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो 1/2 F यानी 10, और ये कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर, ठीक है। फिर प्लस रेक्टेंगल है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है, 10, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5, 10, 15, 20 यूँ भी काउंट कर सकते हैं, या फिर 30 - 10 कर दें तब भी काउंट कर सकते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगल की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और फिर 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है, 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये 40 में से 30 माइनस कर दें, 10 आंसर आ जाएगा। इस सबको सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। एक केस। एक और केस ये है स्टूडेंट्स के अगर आपको कहा जाए कि इस पॉइंट तक वर्क फाइंड करें, अब ये पॉइंट 35 तक आ रहा है, यानी ये जो हिस्सा है ये इंक्लूड नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे। अब ये है ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रेपीजियम, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप बड़ा आसान सा तरीका है, टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 यानी 1/2 FD। यहाँ पर मैं चले इसके हिसाब से लिख देता हूँ, F2D हो जाएगा, प्लस रेक्टेंगल F2 इंटू D प्लस। अब ट्रेपीजियम यहाँ तक फोर्स इन्वॉल्व है, ये F2 है, ये F1 पॉइंट है, ठीक है, ये स्ट्रेट F1 तक आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 1/2 लिख के इसका फॉर्मूला होता है F1 प्लस F2 और साथ मल्टीप्लाई कर देना D। अब ये काम करेंगे तो इस सूरत हाल में आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस याद रखने हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लेट्स से 2 अपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्शन के दौरान जो वर्क होगा वो होगा FD, और यही FD अपीयर होगा एज द काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब देखें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, K/Q1 Q2 / R²। कितने डिस्टेंस पर है ये, R डिस्टेंस पर, तो R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी, इसमें से आपको जो पैरामीटर फाइंड करने के लिए कहा जाए, या आपसे स्पीड फाइंड करने को कहा जा सकता है, या आपसे R डिस्टेंस फाइंड करने को कहा जाता है। याद रहे यहाँ पे R² नहीं है, ये मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ। तो अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप यूँ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस किए रिलेटेड टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। एट द एंड मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस ऐड कर रहा हूँ, आपने उनके सॉल्यूशंस बाद में देखने हैं ईमानदारी के साथ।
और उनको खुद एक दफ़ा सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए आप उसे मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो वर्क के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में एमसीक्यू नंबर 1, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया व्हाट इज़ द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं आपको टॉपिक में बता चुका हूँ कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। एमसीक्यू नंबर 2, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स को हम 4 टाइम्स इंक्रीज करें तो जो वर्क के यूनिट्स हैं वो कितने टाइम्स, 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। सिंपल। और एमसीक्यू नंबर 3 कि अगर एक शख्स एक दीवार को धक्का लगाए और वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही तो ही इज़ परफॉर्मिंग नो वर्क एट ऑल। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 4 का राइट आंसर डी होगा। मैं आपको एक कैलकुलेशंस में बता चुका हूँ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड होता है। S2 बाई S1 को आप इक्वल्स टू V2 बाई V1 स्क्वायर से सॉल्व करेंगे और अब आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी S2 फाइंड करना है। ये अब आपके ड्रिल होगी। एमसीक्यू नंबर 5 में आपने एंगल फाइंड करना है। C इसका राइट ऑप्शन होगा। ये मैंने तरीक़ेकार लिखा है, कैलकुलेट आप खुद करेंगे। और एमसीक्यू नंबर 6 का राइट आंसर B होगा, क्योंकि जो वर्क डन होगा इट विल डिपेंड अपॉन द वर्टिकल हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7 का राइट ऑप्शन B होगा। एमसीक्यू पढ़ेंगे आप और इसमें एक लिंक या एक कॉन्सेप्ट अपने पास रख लेना है कि वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम डिपेंडेंट होती है पावर, वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। एमसीक्यू नंबर 8 पर राइट आंसर C आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10 आप यूज़ करेंगे रिलेशन W=mgh और इसको सॉल्व करके आपका राइट आंसर आना चाहिए है D और प्लस आंसर आएगा बिकॉज बॉडी इज़ गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 वेरी सिंपल, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, तो वर्क स्केलर है, बाकी सब क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं। एमसीक्यू नंबर 12 को ज़रा गौर से समझना है कि एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर है जिसे इंक्लाइंड प्लेन का ग्राउंड से एंगल 15 डिग्रीज है। अब उसको जो उसके वेट की फोर्स डाउनवर्ड पुल कर रही है वो वेट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका कॉज कंपोनेंट है और एक उसका साइन कंपोनेंट है। तो बॉडी इज़ मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू साइन कंपोनेंट ऑफ वेट। अब ये फोर्स और ये जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इस पाथ की उसको हम D कह लेते हैं। तो यू विल यूज़ दिस फार्मूला फॉर इंक्लाइंड प्लेन्स mg sin थीटा इंटू D। अब इसका आपने B आंसर जो है वो करेक्टली फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 है आपके सामने। सेम उसी तरह आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का और D शुड बी द आंसर। ये तो अब बहुत इजी हो गया आपके लिए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। 14 एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है और एक नई टाइप का भी है, गौर से इसकी टाइप सुननी है। इसका राइट ऑप्शन B होगा। एमसीक्यू है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ 15 kg बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। अब आपने फोर्स का फार्मूला वर्क का लिखा है Fs, फोर्स चूँकि गिवन है, डिस्टेंस इक्वेशन होती है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो डिस्टेंस कैन ओनली बी रिटन एज हाफ AT स्क्वायर। अब चूँकि इसमें हमें एक्सेलरेशन नहीं दी तो हम एक्सेलरेशन का रिलेशन यूज़ करते हैं A = F/m। ये रिलेशन याद रखना है। तो F/2 A की जगह पे F/m T², तो F² T²/2m। अब आपने क्या करना है, अपने पास ये फार्मूला डायरेक्ट लिख के याद रख लेना है कि अगर फोर्स गिवन हो, मास गिवन हो और किसी भी टाइम में वर्क पूछा हो, पहले सेकंड में कितना वर्क होगा, दूसरे सेकंड में कितना वर्क होगा, तीसरे सेकंड में कितना वर्क, यानी फोर्स की वजह से पहले दूसरे सेकंड में कितना वर्क होता चला जाएगा, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, बीटा। अब देखें स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 19 जो है इसमें फिर इसी तरह बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट, अब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्सेस 4 and 3 न्यूटन एट राइट एंगल्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। अब इसमें हमें सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड करनी है, वो राइट एंगल पर है तो पाइथागोरस थ्योरम, फोर्स के 3 स्क्वायर, नेट फोर्स कितनी आ गई 5 न्यूटन। नाउ वी नीड एक्सेलरेशन, तो A = F net डिवाइडेड बाय मास, मास भी आपको इसमें गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी।
फिर काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड पूछा है, तो अब इस इक्वेशन में टाइम भी इन्वॉल्व करना है। तो पहले 1/2mv², और जो वेलोसिटी है इट कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो दैट्स व्हाई वी फाउंड एक्सेलरेशन। तो इसी तरह अब आपने स्टूडेंट्स ये रिलेशन अपने पास नोट कर लेना है कि अगर आपको किसी भी टाइम के इंटरवल के एंड पर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो यू कैन यूज़ दिस रिलेशन। तो इस तरह MCQs जितने प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो जो ट्रिक्स, जो जो टिप्स आपको मिलते जाए ना, उनको साइड पर लिखते जाएं कि अगर ये केस आ जाए तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसको बार बार रिकॉल करते रहना है। स्टूडेंट्स, नाउ MCQ नंबर 20 कि a cylinder of mass 10 kg is sliding on a plane with initial velocity 10 meters per second. If the coefficient of friction between the surface and the cylinder is 0.5, then before stopping it will describe. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो यूज़ होगी इक्वेशन वो थर्ड इक्वेशन 2as = vf² - vi²। आप इसको चूँकि एक हमने इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए लेना है, तो हम यहाँ पर सिंपल v² कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉप हो जाएगी तो एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब चूँकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी जिक्र है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, और ये जो म्यू का साइन है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रहा है कितने डिस्टेंस तक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपने v²/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इंटू g। अब ये भी इसी तरह आपने अपने ट्रिक के तौर पे अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस, स्पीड और फ्रिक्शनल इफेक्ट्स दिए हों तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। MCQ नंबर 21 अगेन डॉट प्रोडक्ट आपने यूज़ करना, और MCQ नंबर 22 अगेन टोटल मास ग्रेविटी इंटू टोटल हाइट mgh से आपने वर्क फाइंड कर लेना है। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 23 में आपसे कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इफ़ द वर्क डन इज़ 0। अब वेक्टर फॉर्म दी है तो आपने क्या करना है, f.d = 0 लिख लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, और फिर आपने इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है जो d आंसर होगा। MCQ नंबर 24 पे राइट आंसर A है, सेम उसी तरह डॉट प्रोडक्ट लेना है, बट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड r2 - r1। और 25 पे राइट ऑप्शन C होना चाहिए। यहाँ पर जैसे f.d 0 गिवन है ना, यहाँ पे f.d 6 के इक्वल गिवन, और देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो ये भी ट्रिक्स आपने ज़हन में रखने हैं कि अगर हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 28 जो आपको शो हो रहा है, इसमें फोर्स और लेंथ अगर फॉर एग्जांपल डबल हो जाएंगे तो वर्क विल बिकम 4 टाइम्स। और MCQ नंबर 29 इसमें आपने सिंपली W = FD cos थीटा यूज़ करना है, एंड योर आंसर शुड बी इक्वल टू D। तो यहाँ तक जो आपको MCQ ड्रिल करवाई है स्टूडेंट्स, इनके कॉन्सेप्ट्स को अपने पास नोट करें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा करके तसल्ली नहीं कर लेनी, बार बार, इतना कि आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाएं कि आप MCQ पढ़ते ही चूज़ कर लेंगे यार यस विच फार्मूला आई हैव टू अप्लाई। तो ये हमारा टॉपिक हो गया वर्क का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।